दोस्तों वेलकम है आपका गेन ऑफ द कोड के बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। हमारे पार्ट की शुरुआत होती है जहाँ पर ना हम लोग ना हेवन फोर्ड विला के लीडर को देखते हैं। फिर हेवन फोर्ड विला का लीडर कहता है कि ना ये जो तलवार है इसका नाम है हेवन पनिशमेंट फोर्ड, और कहता है इसके नीचे ना एक डीमन को फील किया हुआ है हम लोगों ने। फिर हेवन फोर्ड विला का लीडर कहता है इसके नीचे जो डीमन फील है ना उसको हमने 100 ईयर पहले फील किया था यहाँ पर। और फिर वो लोग जो होते हैं वो ना उस तलवार को ना ऊपर उठा लेते हैं, और फिर उस तलवार के अंदर जो बंदा कैद होता है ना वो कहता है कि तुम कमीने लोग दोबारा से अपने दादे से मिलने आए हो। फिर वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि हमारा जो डीमन रीलम है उसने आज तक तुम लोगों पे इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि तुम लोग उनकी नफर के काबिल भी नहीं हो। कहता तुम जैसे लोगों पे हमारा डीमन रीलम भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये बात उनकी जो यूनिची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और कहता है इसका मतलब है जो डीमन रीलम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हेवन फोर्ड विला का लीडर कहता है जो तुम्हारा डीमन रीलम है ना उसके ऊपर अब एक डीमन एम्प्रेस रूल कर रही है, और अपनी बहुत सारी जो पावर होती है उस डीमन के ऊपर डालने लग जाता है। और कहता है कितनी दुख की बात है कि तुम्हारा जो डीमन रीलम है अब उसके ऊपर एक लड़की रूल कर रही है। और कहता है तुम्हारे जितने भी जो डीमन एम्परर है वो सब किसी न किसी वजह से मारे गए हैं, और अपनी बहुत सारी पावर ना उस बुड्ढे के ऊपर डालने लग जाता है, जिस वजह वो जो बुड्ढा होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और कहता है चाहे तुम जितना मर्जी ताकतवर हो यहाँ पर जो भी तुम्हारी जो पावर है वो किसी भी काम नहीं आएगी। कहता है क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है तुम्हारी पावर को फील कर देगी। फिर हेवन फोर्ड विला का लीडर कहता है कि मैं तुम्हें ना एक और खबर सुनाता हूँ। कहता है आज से 20 साल पहले ना तुम्हारा बेटा और तुम्हारी डॉटर इन लोग ना यहाँ पर तुम्हें बचाने आए थे। कहता है लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम लोगों ने तुम्हें कहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। कहता है वो यहाँ से बच के डीमन रीलम के अंदर वापस तो भाग गए हैं। कहते हैं मगर हम लोगों ने उनका शिकार करने की पूरी कोशिश की थी। कहते हैं और हमारे बंदों ने कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए हैं और हो सकता है वो डीमन रीलम में जाके मर जाए। और ये सुन के वो जो बुड्ढा होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने हाथ में ना अपनी पावर को जमा करने लग जाता है, और तेजी से ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर हेवन फोर्ड विला का लीडर गुस्से में कहता है तू अपने आप को कोई ज्यादा ही तोप समझता है। कहता तू यहाँ से बच के नहीं भाग सकता और ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। कहता क्योंकि जो तेरी पावर है उसको हमने फील करके रखा हुआ है। लेकिन अचानक से योम्बा की बॉडी ग्रो करने लग जाती है। ये देखकर जुंची को पता लग जाता है इसका जो टारगेट है वो योम्बा है, और थोड़ी देर बाद योम्बा की जो बॉडी होती है तेजी फिर वो फिर डीमन की तरफ जाने लग जाती है। ये देखकर युंची जल्दी फिर योम्बा के पीछे चला जाता है उसको बचाने के लिए। ये देखकर हेवन फोर्ड विला के जो लीडर होते हैं उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, और कहते हैं मेरे सामने इसने एक बच्चे को पकड़ लिया, इसके बाद तो मेरे हेवन फोर्ड विला की बहुत ही ज्यादा बड़ी बेइज्जती होने लग जाएगी। और कहते हैं लेकिन मैं उसको बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। फिर हमें ना युंची को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे किसी तरीके से ना योम्बा को यहाँ से पहले बाहर निकालना होगा। फिर जो युंची होता है वो फिर अपने इरोटिक गॉड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और तेजी फिर योम्बा को ना वापस से ऊपर फेंक देता है। लेकिन जो युंची होता है वो उस डीमन की तरफ जाने लग जाता है, और फिर वो जो डीमन होता है वो फिर अपना युंची के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से युंची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर जो योम्बा होता है वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। फिर हमें ना कैंगन को दिखाया जाता है जो है कि अपना सदमे में चली जाती है। फिर हेवन फोर्ड विला का जो लीडर होता है वो फिर अपना फॉर्मेशन को बंद कर देता है, जिस वजह से जो युंची होता है वो फिर डीमन के साथ ही वहां पर कैद हो जाता है। और कैंगन जैसे ये सीन देखती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर एल्डर क्यून का बेटा ना हेवन फोर्ड विला के लीडर को कहता है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोबारा से फॉर्मेशन को खोलें। ये सुन के हेवन फोर्ड विला का लीडर कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहता है कि इसके लिए बहुत ही सारे रिसोर्सेज लगेंगे हमारे क्लैन के, और कहता है कि अगर हम लोग खोल भी देंगे तो हम लोग सिर्फ यही देखेंगे जो युंची है वो मरा पड़ा होगा वहां पर। कहता है इसमें कोई चांस ही नहीं है कि युंची वहां से जिंदा बच के बाहर निकल सके। फिर इंस्ट्रक्टर क्यून का बेटा योम्बा को कहता है कि तुम आप उठ जाओ। कहता है युंची ने ना तुम्हारी लाइफ को बचाने की खातिर अपनी लाइफ को दे दिया है। कहते हैं इस वजह से तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जीना चाहिए अब। और फिर जो योम्बा होता है वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और रोते रोते वहां से भाग जाता है। फिर ना हमें ना उन दो बड़े और छोटे नमूनों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जो छोटा नमूना होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर बड़ा नमूना कहता है जो बंदा टैलेंटेड होता है वो जल्दी मर जाता है हमेशा। फिर हमें ना फ्रोजन पैलेस की ना लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो ये फिल्म देखने के लिए आई हुई होती है। फिर वो लोग भी वहां पे जाने लग जाते हैं और कहते हैं एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ है। कहते हैं अब फिर जो क्यूनी होगी वो भी अपनी कल्टीवेशन पे तवज्जो देगी, वरना उसका वहन हमेशा युंची पे ही रहता था। और फिर हमें ना हेवन फोर्ड विला के लीडर को दिखाया जाता है जो अपने दिल में ना बातें सोच रहा था। कहता है जब युंची फॉर्मेशन के अंदर गया था ना तो युंची की पावर सप्रेस नहीं हुई थी। कहता है यहाँ तक कि उसने जब उस वक्त वो जो पावर इस्तेमाल की थी ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर थी, जिस वजह से ना जो फॉर्मेशन है वो भी उस पावर को नहीं रोक पाई। फिर ना हमें ना फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का ना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चोया होती है वो ये खबर सुन के एकदम बुखला ही जाती है, और फोन पे चीख मार के कहते क्या तुमने क्या कहा, युंची मर गया है। चोयचन की ऐसी हरकत देखकर जो चोई हो रही होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और कहते कि सिस्टर मुझे लगता है कि आपने गलत सुना है, मैंने कहा युंची मर गया है। और कहते वो ना योम्बा को बचाने की खातिर उसने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया वहां पर, और कहते यहाँ तक कि उसकी जो बॉडी है वो भी नहीं बची। फिर जो चोयचन होती है वो तेजी से उड़ के वहां पे चली जाती है। ये देखकर जो चोई हो रही होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो भी चोयचन का पीछा करने के लिए बढ़ जाती है आगे। फिर ना हमें ना फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में उन दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कह रही होती है ये क्या हुआ एकदम। कहते हमने तो फीनियर मास्टर को इतना ज्यादा इमोशनल पहली बार होते हुए देखा है।
फिर हमारा फिर ना व्याकिन्यो पे शिफ्ट होता है, जो पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही होती है और एकदम वो भी सदमे में चली जाती है और युनची का नाम बार बार दोहरा रही होती है। फिर ना हमें ना चो योचन को दिखाया जाता है, जो ना उस बड़ी तलवार के सामने आ जाती है और बार बार यही लफ्ज दोहरा रही होती है, कहते युनची तुम क्यों मर गए। फिर अचानक वे चो योचन बहुत ही ज्यादा जोर से रोने लग जाती है और कहते तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम एक अफल मर दो, तुम कभी भी मेरे सामने नहीं मरोगे। और कहते तुमने ये भी वादा किया था कि तुम फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस एक दिन जरूर आओगे मुझे लेने के लिए। कहते अब तक तुम मुझे लेने भी नहीं आए। और वो जो बड़ी तलवार होती है ना उसके ऊपर बार बार अपनी पावर से अटैक करने लग जाती है। और फिर जो चो योचन होती है वो और भी ज्यादा जोर से रोते हुए कहते कि मैं तुम्हारे आगे मिन्नतें करती हूँ, प्लीज बस एक दफा बाहर आ जाओ, तुम जैसे ही बाहर आओगे तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। और कहते कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलने को भी तैयार हो जाऊंगी और जो भी तुम कहोगे मैं वही करूंगी। कहते बस एक दफा तुम बाहर आ जाओ। फिर वहां पर चो योली भी आ जाती है, जो कहते कि इसको मारना बंद करो, तुम इसको अपनी पावर से नहीं हिला पाओगी। कहते कि युनची कब का मर चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। कहते कि तुम दूसरों को इस बारे में पता ना चलने दो। फिर जो चो योली होती है वो अपने दिल में सोचने लग जाती है और कहते हैं कि बड़ी बहन मुझे पता है कि तुम युनची से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो और तुम्हारा उसके बगैर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर ना हमें ना चो योचन को दिखाया जाता है जिसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। और फिर अचानक फिर चो योचन बहुत ही ज्यादा जोर से खांसने लग जाती है और उसके मुंह से फिर से बहुत ही सारा खून निकलने लग जाता है। ये देखकर जो चो योली होती है वो समझ जाती है कि इस टाइम जो चो योचन है उसकी जो खून की वेन से वो बंद हो रही है, क्योंकि जो चो योचन होती है उसने इस बात से बहुत ही ज्यादा सदमा ले लिया होता है। फिर ना जो चो योचन होती है वो थोड़ी देर बाद वहां पर बेहोश हो जाती है। फिर जो चो योली होती है वो चो योचन को उठाते हुए कहती कि मुझे जल्द से जल्द तुम्हें वापस फैक्ट्री लेकर जाना होगा। फिर ना हमें ना फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जो व्याकिन्यो को कह रही होती है क्या तुम ठीक तो हो। जो व्याकिन्यो होती है वो कहते हैं क्या मास्टर सच कह रही है, क्या सच में युनची मेरे भाई को बचाने की खातिर मारा गया है। और फिर जो व्याकिन्यो होती है वो भी वहां पर गिरने लगती है, लेकिन अचानक से एक फेरी उसको आके पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जो व्याकिन्यो होती है वो उठ के तेजी से ना वहां से जाने लग जाती है और कहते मैं खुद जाकर वहां पर देखूंगी। और फिर जो व्याकिन्यो होती है वो अपने दिल में सोची होती है, कहते युनची का ऐसा एंड कैसे हो सकता है। कहते क्या मैं सच में युनची की बीवी बनने के काबिल नहीं हूँ। और कहते मुझे उस डीमन को देखने के लिए युनची के साथ ही जाना चाहिए था। फिर हमारा फिर शिफ्ट होता है और हम लोग ना चो योरी और एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। आप इस बूढ़ी औरत को एक तरीके से डॉक्टर समझ सकते हैं। फिर जो वो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि ये इस वजह से बेहोश हुई है क्योंकि इसने किसी बात का बहुत ही ज्यादा दुख ले लिया है, जिस वजह से इसका जो ब्लड का जो फ्लो था ना वो उल्टा घूमने लग गया था। फिर वो बूढ़ी औरत ना चो योली की तरफ देख कर कहते ये एक आइफ एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करती है। कहते जिस वजह से ना इसका जो बच्चा होगा उसकी जान को खतरा होगा इसके आइफ एट्रीब्यूट की वजह से। ये उनकी जो चो योली होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि आपसे जरूर कोई गलती हो रही है। कहते मेरी जो बहन है वो कभी भी किसी आदमी के पास नहीं गई, खास तौर पे वो आदमियों से तो बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। कहती है फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सुन के वो बूढ़ी औरत कहती है मैं एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी डॉक्टर हूँ, कहती है मेरे से किसी सूरत में भी गलती नहीं हो सकती। फिर वो बूढ़ी औरत ना वहां से जाने लग जाती है, मगर जो चो योली होती है वो अब भी सदमे के अंदर ही खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरी बड़ी सिस्टर ऐसे कैसे कर सकती है। फिर चो योली चो योचन को देखकर कहती है कि बड़ी सिस्टर आखिरकार तुम्हें होश आ गया है। और फिर जो चो योचन होती है वो भी हल्का हल्का करके अपनी आंखें खोलने लग जाती है। फिर जो चो योली होती है वो चो योचन पे कहते क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। कहते क्या ये जो बच्चा है ये युनची का है। ये सुन के जो चो योचन होती है वो कहते हैं मेरे फेस बारे में कोई भी बात ना करो, जल्दी करो और फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के अंदर जाने की तैयारी पकड़ो। और अपने दिल में सोचने लग जाती है, कहते कि युनची आखिरकार यही हमारा एंड था। फिर हमारा फीना व्याकिन्यो के ऊपर शिफ्ट होता है, जो अब भी उस पनिशमेंट फोर्ट के सामने खड़ी होती है। अब वो ना युनची को ना उसके नाम के बजाय डायरेक्ट हस्बैंड कह के ही बुला रही होती है और कहती है कि मैं अगली लाइफ में ना फिर से तुम्हारी वाइफ बनूंगी और उस वक्त ना मैं एक अच्छी वाइफ बन के तुम्हें दिखाऊंगी। फिर हम वहां पे ना पीछे लिन्युन को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि व्याकिन्यो को कि आप यहाँ पे अपने दोस्त को अलविदा कहने आएंगे आखिरी बार। ये सुन के जो व्याकिन्यो होती है वो पीछे मुड़ के देखने लग जाती है और वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने दोस्त को नहीं बल्कि अपने हस्बैंड को अलविदा कहने आई हूँ आज। ये बात सुन के वो जो लिन्युन होता है उसको तो एकदम झटका ही लग जाता है और वो कहते हैं क्या आप हस्बैंड किसको कह रही है। कहते मुझे लगता है कि आप मेरे साथ आज मजाक कर रही है। फिर जो व्याकिन्यो होते हैं उसी वक्त ना अपने बाल का एक टुकड़ा काट दिया और उसी वक्त उस तलवार के पास फेंक देती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर जो लिन्युन होता है उसको तो बहुत ही ज्यादा झटके लग रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो व्याकिन्यो है वो युनची की बीवी किस तरीके से हो सकती है। फिर जो व्याकिन्यो होते हैं वो ना योम्बा के सामने आ जाती है। ये देखकर जो योम्बा होता है वो और भी ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि बिग सिस्टर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मारा गया है। और कहता है वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि वो मुझे यहाँ पे टूर्नामेंट को भी देखने के लिए लेकर आया था। कहता है लेकिन मैंने उसको पकड़ के मार ही डाला है। फिर जो योम्बा होता है वो कहता है कि आज से मैंने फैसला कर लिया, अब से मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि जो मैं अपनी बिग सिस्टर है और अपने फादर है और जिनको मैं प्यार करता हूँ मैं उनको दूसरों कमीनों से बचा सकूं। फिर हमारा फिर ना अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना हम लोग ना कैंगन को देखते हैं, जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते कि अब आपको और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं और उदास नहीं हूँ। कहती मुझे पता है मेरे पास बहुत से इंपॉर्टेंट काम है जिनको मुझे हर सूरत में खत्म करना है।
फिर हम लोग ना इर्द गिर्द के ना फितरा टाइप लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुमने सुना है कि जो युनची था वो कल ना हेवन पनिशमेंट फोर्ट के नीचे आके मारा गया था। फिर दूसरा बंदा कहता है कि वही युनची ना जिसने टूर्नामेंट ऑफ रैंकिंग को पहली पोजीशन से जीता था। फिर दूसरा बंदा दोबारा से कहता है एक और बड़ी खबर भी है, क्या तुम्हें ये पता है जो चो योचन है वो इस टाइम युनची के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। कहते जब फेरी योचन को युनची की मौत के बारे में पता चला था ना वो एकदम बुखला गई थी और उसने बहुत ही ज्यादा अटैक किए थे हेवन पनिशमेंट फोर्ट के ऊपर आकर। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैंने तो ये भी सुना है जो व्याकिन्यू है वो भी युनची की बीवी है। कहते कमाल देखो टीचर और स्टूडेंट दोनों को ले गया कमीना। फिर हमारा फीना फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर जो चोयोचन होती है वो नीचे घुटनों के बल बैठी होती है और उसके सामने ना एक और लड़की बैठी होती है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठी होती है और वो चोयोचन कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है और तुम्हें पता है कितनी बड़ी गलती है तुम्हारी। ये जो लड़की होती है ये फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की ना मिस्टीरियस होती है यानी लीडर होती है एक तरीके से। फिर जो चोयोचन होती है वो रोते हुए कहते कि जो स्टूडेंट है वो अपनी गलती जानती है। अब हमें यहाँ पे ये पता चल जाता है कि ये जो लड़की सामने बैठी है ना ये चोयोचन की टीचर है असल में। फिर जो चोयोचन की जो टीचर होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ ये जो बच्चा है ये किसका है असल में। फिर जो चोयोचन होती है वो हल्की से आवाज में युनची का नाम लेते हुए कहती है और वो फिर रोने लग जाती है। ये अल्फाज सुन के जो चोई वाली जो टीचर होती है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से में कहते कि ये जो कमीना युनची है ये एक नंबर का शैतान है। फिर चोई वाली की टीचर गुस्से में कहते युनची की उम्र तुमसे कई गुना छोटी थी कहते मगर तुमने अपने से जूनियर के साथ ही जाकर कांड कर दिया पकड़ के। और कहती इतना ही नहीं बल्कि तुम उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी होकर आ गई हो। फिर चोई वाली की टीचर गुस्से में उठ के कहते कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से इस बच्चे को खत्म कर दो और तुम कभी भी फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस से अब बाहर नहीं जाओगी। फिर चोयोचन रोते हुए कहते कि ये सारी गलती मेरी है कहते इसमें इस बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। फिर चोयोचन रोते हुए कहते कि अगर आप मुझे इस बच्चे को पैदा करने देंगी तो आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी और हमेशा आपकी हर बात मानूंगी। ये सुन के जो चोयोचन की जो टीचर होती है वो गुस्से में कहते चलो ठीक है फिर आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। कहते तुम्हें पता है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बाहर क्यों किसी के साथ शादी नहीं करने देते और कहते कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहते कि वो कभी भी किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। कहती इसकी पहली वजह यह है कि हम अपने फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल प्रोफाउंड आर्ट को ना किसी बाहर वाले को नहीं देना चाहते। और कहती इसकी दूसरी वजह यह है कि जब हम लोग ना अपने फ्रोवन क्लाउड की प्रोफाउंड आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं ना तो इसकी वजह से हमारे अंदर के जितने भी जो ऑर्गन होते हैं वो सारे बर्फ के अंदर जम जाते हैं जिस वजह से कोई भी जो लाइफ फॉर्म है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। और कहते कि अगर वो लाइफ फॉर्म होने भी लगेगी ना तो वो 2 महीने के अंदर अंदर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के जो चोयोचन होती है उसको तो एकदम 40 वोट का झटका ही लग जाता है और वो उसी वक्त ना अपनी बॉडी के ऊपर एक अटैक करती है और अपनी जितनी भी जो प्रोफाउंड आर्ट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने दिल में सोचती है कहती चाहे जो मर्जी हो जाए ये युनची और मेरा बच्चा है मैं इसको किसी सूरत में भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये देखकर जो चोयोचन जो टीचर होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है योचन तुमने इस आर्ट को प्रैक्टिस करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और तुमने आज इसको एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया पकड़ के। और फिर से युनची को कोफने लग जाती है चोयोचन की टीचर और कहती है किस तरीके का सूप उसने बना के तुम्हें पिला दिया है। फिर जो चोयोचन होती है वो कहती है कि उसने मुझे सही से जीना सिखाया और कहती जब मैं उसके ऊपर बर्डन थी तब भी वो हमेशा मुझे प्यार से ट्रीट करता रहता था। कहती चाहे मैं उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करूँ वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। कहती मुझे कभी भी अपने फ्रोवन क्लाउड की प्रोफाउंड आर्ट को डिस्ट्रॉय करने का पछतावा नहीं होगा। कहती बस मुझे पछतावा एक ही बात कहे कि मैं उसके साथ नहीं रह पाई आखिरकार। फिर चोयोचन कहते युनची कब का मर चुका है और कहते कि ये उसकी आखिरी ब्लड लाइन बची है इस दुनिया के अंदर और कहते कि उसकी औरत होने के नाते मैं इस ब्लड लाइन को जिंदा रखना चाहती हूँ हर सूरत में। फिर चोयोचन जो टीचर होती है वो कहते कि आज से तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो और तुम आप फिर फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की भी स्टूडेंट नहीं हो और कहते तुमने अपनी जो प्रोफाउंड आर्ट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया अब तुम इस जगह पे भी नहीं रुक सकती। फिर जो चोयोचन होती है वो उठ के वहां से जाने लग जाती है और कहते कि आपने हमेशा से मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा ख्याल रखा है। कहते मेरी जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें मैं आपको रीपे करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर हमें ना चोयोचन को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि आज से जो चोयोचन है वो फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस को छोड़ के जा चुकी है और आज से चोयोचन जो जगह होगी वो व्याकिन्यू लेंगी। और कहती है हमारे फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की जितनी भी जो फेरीफ है वो सारी बाहर गई हुई है और जितने भी जो स्टूडेंट्स है वो सारे बाहर गए हुए उनको वापस बुला लो और 3 साल तक फ्रोवन क्लाउड इमोर्टल पैलेस अब बंद रहेगा और कोई भी इससे बाहर नहीं निकलेगा। फिर ना हमें ना युनची को दिखाया जाता है जो हेवन फोर्ट के नीचे दबा पड़ा होता है और वो अब भी जिंदा होता है और वो हल्का करके होश में आता है और कहता है कि मैं आखिरकार हूँ का। फिर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो युनची पे बहुत ही ज्यादा भड़क रही होती है और कहती है तू एक नंबर का कमीना है तू हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के पीछे खतरे में डाल देता है। कहती है कि अगर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की प्रोटेक्शन ना होती ना तो तू कब का मर चुका होता। और कहती शुगर कर अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन का जिसने अब तक तो ये जिंदा रखा हुआ है यहाँ पर। जैस्मीन कितनी कड़ाकेदार बेइज्जती सुन के युनची एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते जैस्मीन मुझे एक बार फिर माफ कर देना और कहते मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है अब तो। ये सुन के जो जैस्मीन होती है वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है अपना मुंह बंद कर और अपनी जो प्रोफाउंड एनर्जी है उसको अपनी पूरी बॉडी के अंदर चला। कहते जो ग्रेट वे ऑफ बुद्धा है वो तो ये ठीक करने में मदद करेगी और जो तेरी ड्रैगन गॉड की जो ब्लड लाइन है वो भी तो ये हील कर रही है इस टाइम।
फिर जैस्मीन कहती है वो जो डीमन है वो जानता है कि तू अब तक नहीं मरा, और कहते उसने तुझे मारने की कोशिश भी नहीं की। कहते जब एक दफा तू अपनी पावर रिकवर कर लेगा ना, फिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। फिर जो युनची होता है वो अपनी पावर को रिकवर करने के लिए बैठ जाता है, और थोड़ी देर बाद उसकी जो पावर होती है वो हील भी हो जाती है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है मैं जितने जो जख्म थे वो सारे हील हो चुके हैं अब तक। कहता अब वक्त आ गया कि मैं इस डीमन के साथ फाइट करूँ, क्योंकि जब तक युनची इस डीमन को नहीं मारेगा ये जो फील है ये ओपन नहीं होगी। ये देखकर जो जैस्मीन होती है वो कहते हैं कि तुम किसी सूरत में भी इस डीमन को नहीं हरा सकते, कोई बेवकूफ़ी मत करना। फिर जो युनची होता है वो कहते हैं जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा, और उसमें छलांग मार के उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो जो डीमन होता है उसको कुछ भी नहीं होता, वो युनची की तलवार को पकड़ लेता है ऊपर ही। जैसे ही वो जो डीमन होता है वो युनची की तलवार पकड़ता है ना, उसको उसी वक्त नहीं मारता और उसको उठा के बहुत ही ज्यादा दूर पटक देता है। ये देखकर जो युनची होता है वो समझ जाता है कि वो इस डीमन को नहीं हरा सकता, और वो कहता है कि जैस्मीन बिल्कुल ही ठीक कह रही थी। फिर हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो युनची होता है वो एकदम लाश बना पड़ा होता है, और कहते हैं कि मैं किसी सूरत में भी ऐसे नहीं मरने वाला। और वो फिर अपने स्काई पॉइंट ब्रीड के अंदर से ना उस ड्रैगन की बॉडी को बाहर निकाल लेता है जिसको उसने चोयोचन के साथ मिलके मारा था, और उसका गोश्त काटने लग जाता है। ये देखकर जैस्मीन होती है वो युनची के अंदर से कहते कि इसको खाने के बारे में सोचो भी ना वरना तो लंबा हो जाएगा। कहते क्योंकि ये एक एम्परर प्रोफाउंड रिलम लेवल का बीस्ट है। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। कहता है मुझे पता है कि मैं इस पावर को हैंडल कर सकता हूँ। जैसे जो युनची होता है उस ड्रैगन का गोश्त खाता है, युनची की बॉडी बहुत ही ज्यादा जलने लग जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर निकलने बाहर लग जाती है। ये देखकर वो जो डीमन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो कहते हैं डीमन तो मैं हूँ मगर हरकतें इसकी डीमन वाली है। और कहते हैं कि पता नहीं ये एम्परर प्रोफाउंड रिलम लेवल का जो बीफ है उसका गोश्त को किस तरीके से हैंडल कर रहा है और उसकी पावर को किस तरीके से बर्दाश्त कर रहा है। और फिर वो हल्की सी आवाज में कहते हैं छोटे लड़की क्या तो इतनी जल्दी मरना चाहता है। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर इरोटिंग गोड का ब्लड है, और मुझे पता है कि मैं इस ड्रैगन की गोश्त और ब्लड को आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ और इसकी पावर को आराम से बर्दाश्त कर लूंगा। और थोड़ी देर बाद हमें युनची को दिखाया जाता है जो हल्का करके हील हो रहा होता है पूरे तरीके से, और उसकी जो पावर होती है वो तेजी से वापस बढ़ने लग जाती है। फिर जो युनची होता है वो और भी कई दफा ड्रैगन का गोश्त खाता है और उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है। और फिर हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम लोग ना उस डीमन को देखते हैं जो युनची को देखकर कह रहा होता है, कहता है कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा कमाल का लड़का नहीं देखा जो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी अपनी पावर को अपग्रेड कर लेता है। फिर हम लोग ना युनची को देखते हैं जिसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलने लग जाती है, क्योंकि जो इस टाइम युनची होता है वो ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। और जब जब युनची ब्रेक थ्रू करने वाला होता है तो इसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है, क्योंकि जो युनची होता है उसकी जो पावर होती है वो नॉर्मल इंसान से जरा ज्यादा की होती है। यहाँ तक कि एम्परर प्रोफाउंड रिलम लेवल का जो वॉरियर होगा ना उसकी बॉडी के अंदर से भी इतनी ज्यादा पावर नहीं निकलेगी जब वो ब्रेक थ्रू कर रहा होगा। फिर हमें ना युनची को दिखाया जाता है जो अर्थ प्रोफाउंड रिलम लेवल के ऊपर चला जाता है। अर्थ प्रोफाउंड रिलम लेवल जो है ना ये एम्परर प्रोफाउंड से 2 लेवल नीचे आता है। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि डीमन अब मैं तो ये पक्का हरा दूंगा। ये देखकर वो जो डीमन होता है वो कहता है कि मुझे जरा देखने दे तेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है अब तक। फिर जो युनची होता है वो उसी वक्त ना उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो जो डीमन होता है वो उसी वक्त युनची की तलवार हवा में ही पकड़ लेता है और युनची को बहुत ही ज्यादा पीछे धकेल देता है पकड़ के। ये देखो युनची को समझ आ जाता है कि भाई मैं इस डीमन को नहीं हरा सकता किसी सूरत में, और कहते हैं कि मुझे इसको हराने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। और कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इसको पकड़ के हरा दूंगा। ये सुन के वो जो डीमन होता है वो हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे अभी नहीं हरा सकता, मगर हो सकता है कि आगे जाके तुम मुझे हरा पाए। फिर जो युनची होता है वो दोबारा फिर आसमान में जाके अपनी तलवार के अंदर ना फोनिक्स फ्लेम को डाल के उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जो डीमन होता है उस अटैक को ना अपने हाथ से रोक लेता है। मगर इस बार जो डीमन होता है उसका हाथ भी जल जाता है। ये देखकर जो डीमन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर जो युनची होता है वो ना हेवन वुल्फ फ्लैश नाम का जो अटैक होता है वो डीमन के ऊपर कर देता है, जी फिर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस बार वो जो डीमन होता है वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। ये देखकर वो जो डीमन होता है उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने एक जूनियर से मार खा लिया पकड़ के। फिर वो जो डीमन होता है उसी वक्त ना युनची के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक जैसे युनची को लगता है युनची सीधा जाके दूर गिरता है, और अब जो युनची होता है उसको समझ आ जाता है कि वो इस पावर से ना उस डीमन को नहीं हरा पाएगा, और वो फिर से ना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। युनची को जो जख्म आए होते हैं वो फिर ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि युनची की द ग्रेट वे बुद्धा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। अब ये तो नहीं कह सकते बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, बस इतना कह सकते पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिर वो जो डीमन होता है वो युनची को देखते हुए कहते हैं कि जो मैंने इसके ऊपर अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कहते यहाँ तक कि स्काई प्रोफाउंड रिलम लेवल का जो वॉरियर है वो भी उस अटैक से मारा जाएगा। फिर हमें ना जैस्मीन को दिखाया जाता है जो युनची को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि तुम ना अब ना अर्थ प्रोफाउंड रिलम लेवल के ऊपर आ गए हो। कहते मगर तुम स्काई प्रोफाउंड रिलम लेवल की भी पीक के वॉरियर को आराम से मार सकते हो। अगर इस लेवल को मैं एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाऊं ना, तो जैसे कि आप लोगों ना BTTH से एग्जाम्पल ले लें। जैसे BTTH में डू आन की 1 स्टार से लेकर जो डू वोंग की 9 स्टार की जो पीक है ना,
वैसा गैप ही अर्थ प्रोफाउंड रिदम लेवल 1 स्टार से लेकर स्काई प्रोफाउंड रिदम लेवल 9 की पीक स्टार के बीच का गैप है इसमें। अब आप लोग समझ ही गए होंगे हमारा जो युनची कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। फिर जो जैस्मीन होती है वो वहां पे जाते हुए कहते कि अगर एक दिन तुमने अपने फुल पावर्स को एक्टिवेट कर लिया ना, यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो गोल्ड रिलम है वो भी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं होगा। और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।